दोस्तों, अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि शादी ब्याह का घर खुशियों का गहवारा होता है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा गैर महफूज होता है। कहते हैं कि जब किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली होती है तो उन पर होने वाला वार, चाहे वो नजरे बद का हो या काले इल्म का, सबसे ज्यादा कारी साबित होता है। अगर दूल्हा या दुल्हन शादी से चंद दिन पहले अकेले घर से बाहर निकल जाएं, किसी वीरान जगह से गुजरें या किसी मशकूक इंसान के हाथ की बनी हुई चीज खा लें, तो साया होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। और बाज़ औकात ये साया बाहर से नहीं आता, बल्कि अपने ही घर की दहलीज के अंदर से जन्म लेता है। वो लोग जो बज़ाहिर आपकी खुशियों में हंस रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हसद की ऐसी आग में जल रहे होते हैं जो आपकी जिंदगी को राख कर देने के दर पे होती है। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक इबरतनाक हकीकत है। ये दास्तान है पंजाब के एक खुशहाल घराने के चश्मो चराग ज़रियाब की। एक ऐसा हंसता मुस्कुराता नौजवान जिसकी जिंदगी शादी से महज एक हफ्ता पहले ऐसी खौफनाक करवट लेती है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। किस्सा कुछ यूं है कि ये बात 2015 के आसपास की है। ज़रियाब का ताल्लुक पाकिस्तान के एक मारूफ और खाते पीते घराने से था। उसके वालिद मियां हारून साहिब का शहर में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स का कारोबार था। ज़रियाब उनका इकलौता बेटा था। उसने हाल ही में अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की थी और अब वो अपने वालिद के साथ कारोबार संभाल रहा था। घर में दौलत की रेल पेल थी, इज्जत थी, शोहरत थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। मियां हारून और उनकी बेगम की बस एक ही ख्वाहिश थी कि अब जल्द अज जल्द ज़रियाब की शादी कर दी जाए और घर में बहू आ जाए। ज़रियाब की जिंदगी में बज़ाहिर सब कुछ बेहतरीन था, सिवाय एक मसले के। वो यूनिवर्सिटी के दौर से ही एक लड़की हानिया को पसंद करता था। हानिया एक सुलझी हुई और नेक सीरत लड़की थी, मगर उसका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था। दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस थे और शादी करना चाहते थे। जब ज़रियाब ने घर में अपनी पसंद का इजहार किया तो इब्तिदा में वही हुआ जो अक्सर हमारे मुआशरे में होता है। खानदानी वक़ार और स्टेटस का मसला आड़े आ गया। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं था जिसे ज़रियाब हल न कर सकता। वो अपने वालिदैन का लाडला था और जानता था कि देर सवेर वो मान ही जाएंगे। असल रुकावट कहीं और थी। ज़रियाब की एक ताई थीं जिन्हें घर में सब इज्जत से बड़ी अम्मी या निगत बेगम कहते थे। निगत बेगम बज़ाहिर बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाली खातून थीं, लेकिन उनके दिल में एक गहरी ख्वाहिश थी कि ज़रियाब की शादी उनकी अपनी भांजी से हो जाए। वो जानती थीं कि ज़रियाब करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। अगर उनकी भांजी इस घर में बहू बनकर आ गई तो सारी दौलत और इख्तियारात बिलवासिता उनके अपने हाथ में रहेंगे। इसी लालच की वजह से वो वक्तन फवक्तन मियां हारून और ज़रियाब की वालिदा के कान भरती रहती थीं। वो उन्हें समझाती कि बाहर की लड़की इस खानदान के तौर तरीकों में कभी ढल नहीं सकेगी, जबकि उनकी अपनी भांजी घर की बेटी है। ज़रियाब ने कई बार इन रिश्तों से साफ इनकार किया था। जुलाई अगस्त के महीने गुजर रहे थे कि ज़रियाब को एक बड़ी खुशखबरी मिली। तकरीबन 3 साल की जद्दोजहद और बहस मुबाहिसे के बाद आखिरकार उसके वालिदैन हानिया से शादी के लिए राजी हो गए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो बादिले नाख्वास्ता नहीं, बल्कि खुशी खुशी राजी हुए थे। हानिया के घर वालों से मुलाकात हुई, बात पक्की हो गई और जनवरी 2016 में शादी की तारीख तय पा गई। मंगनी के बाद का इब्तिदाई 1.5-2 महीना बहुत अच्छा गुजरा। दोनों खानदानों में आना जाना लगा रहता, फोन पर बातें होती और शादी की तैयारियां जोर और शोर से शुरू हो गईं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। कुछ ऐसी अनदेखी और अजीब चीजें होने लगीं जिन्हें शुरू में तो किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन वो एक बड़े तूफान का पेश खैमा थीं। ज़रियाब ने महसूस किया कि उसके वालिदैन जो हानिया को बेटी बनाकर लाने पर राजी थे, अब छोटी छोटी बातों पर हानिया के घर वालों से उलझना शुरू हो गए थे। बिला वजह की बहसें होती, बदगुमानियां पैदा होती और बात बात पर तकरार होती।
हैरत की बात यह थी कि लड़ाई के कुछ ही देर बाद मियां हारून और उनकी बेगम को खुद एहसास होता कि उन्होंने गलत किया है और वो शर्मिंदा हो जाते। यही हाल ज़रियाब का भी था। वो हानिया से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन अब फोन पर बात करते हुए उसे बिला वजह गुस्सा आने लगता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई चीज उसके दिमाग को कंट्रोल कर रही है, कोई ऐसी ताकत जो उसे हानिया से दूर करना चाहती है। कई बार नौबत यहां तक पहुंची कि शादी टूटने के दहाने पर आ गई, लेकिन जैसे तैसे करके मामला संभाल लिया जाता। वक्त गुजरता गया और जनवरी का महीना आ गया। शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया था। घर को रोशनियों से सजा दिया गया था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर तरफ ढोलक की थाप और शादी के गीतों की गूंज थी। मियां हारून अपने इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए तकरीबात का आगाज एक हफ्ता पहले ही कर दिया गया था। ज़रियाब खुश था, लेकिन वो कुछ दिनों से एक अजीब सी थकन महसूस कर रहा था। उसके कंधों पर एक भारीपन रहता था, जैसे कोई नादीदा बोझ उस पर लाद दिया गया हो। शादी से 5-6 दिन पहले की बात है। एक सुबह ज़रियाब जल्दी बेदार हो गया। सर्दियों की सुबह थी, धुंध छाई हुई थी। घर वाले अभी सो रहे थे क्योंकि रात देर तक फंक्शन चलता रहा था। ज़रियाब अपनी आदत के मुताबिक छत पर जाकर हल्की फुल्की कसरत करना चाहता था, ताकि शादी वाले दिन वो फ्रेश नजर आए। वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि दरवाजा नीचे से किसी चीज में अटक रहा है। उसने थोड़ा जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। उसकी नजर नीचे पड़ी तो वो हैरान रह गया। चौखट के ऐन नीचे 2 बड़ी बड़ी कीलें पड़ी हुई थीं। ये आम कीलें नहीं थीं, पुरानी और जंग आलूदा थीं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये कि उन कीलों की नोक पर कुछ काले और लाल रंग का मादा लगा हुआ था, जो सूख चुका था। ज़रियाब ने लम्हे भर के लिए उन्हें देखा। उसके जहन में आया कि शायद घर में टेंट और सजावट का काम चल रहा है, मजदूरों से गिर गई होंगी। उसने ज्यादा नहीं सोचा, उन कीलों को उठाया और लापरवाही से खिड़की से बाहर लॉन में फेंक दिया। उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, ना ही अपनी मां से और ना ही बाप से। वो छत पर गया, कसरत की और वापस आकर नाश्ता किया। लेकिन इस वाकये के कुछ ही घंटों बाद ज़रियाब की हालत बिगड़ने लगी। जो थकन उसे पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही थी, वो अब शदीद निढारपन में बदल गई। घर में मेहमान आ रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन ज़रियाब का दिल चाह रहा था कि वो सब छोड़ छाड़ कर बस बिस्तर पर लेट जाए। उसे अंदर से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे उसका जिस्म उसका साथ छोड़ रहा हो। दोपहर के वक्त उसने फैसला किया कि वो जाकर थोड़ी देर सो जाए, ताकि शाम के फंक्शन के लिए ताज़ा दम हो सके। वो अपने कमरे में गया और लेट गया। घर वाले उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो सो रहा है तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा कि शायद थक गया होगा। सूरज गुरूब होने वाला था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। बुजुर्ग कहते हैं कि असर और मगरिब के दरमियान का वक्त सोने के लिए अच्छा नहीं होता, ये वक्त भारी होता है। मियां हारून को जब पता चला कि ज़रियाब अभी तक नहीं उठा तो वो उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गए। कमरे में नीम अंधेरा था। ज़रियाब ने अपने ऊपर कंबल तान रखा था और बेसुध सो रहा था। मियां हारून ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। ज़रियाब बेटा उठो, शाम हो गई है, मेहमान पूछ कर रहे हैं। ज़रियाब ने एक कराह के साथ करवट बदली और कंबल मुंह से हटा लिया। जैसे ही मियां हारून की नजर ज़रियाब के चेहरे पर पड़ी, उनके हलक से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उनके कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। ये ज़रियाब का चेहरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो या कोई शदीद बीमारी हमलावर हो गई हो। ज़रियाब का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था और उस पर मोटे मोटे पीप भरे दाने निकल आए थे। ये आम महासे नहीं थे, ये खौफनाक फोड़े लग रहे थे जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अभी सुबह तक ज़रियाब का चेहरा बिल्कुल साफ और शफाफ था
और महज चंद घंटों की नींद के दौरान उसका ये हश्र हो गया था। मियां हारून ने कांपती आवाज में कहा, ज़रियाब, तुम्हारा चेहरा ये क्या हो गया है? ज़रियाब की आंखें अभी नींद से भरी हुई थीं। उसे अपने चेहरे पर कोई जलन या दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने बाप के चेहरे पर खौफ देखा तो फौरन उठकर ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने गया। जैसे ही उसने अपना अक्स देखा, वो खुद डरकर पीछे हट गया। उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। शादी को सिर्फ 5 दिन रह गए थे और इस हालत में वो दूल्हा कैसे बन सकता था? शोर सुनकर ज़रियाब की वालिदा और ताई निघत बेगम भी कमरे में आ गईं। माँ तो बेटे की हालत देखकर रोने लगी। ताई ने भी बहुत अफसोस का इजहार किया, लेकिन उनकी आंखों में जो तासुर था वो कोई देख न सका। घर में कहराम मच गया। फौरन ज़रियाब को शहर के एक बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। डॉक्टर भी हैरान था कि अचानक चंद घंटों में इन्फेक्शन इतना कैसे फैल सकता है। उसने कुछ टेस्ट किए, ताकतवर एंटीबायोटिक्स और एक खास लोशन दिया और तसल्ली दी कि ये शायद किसी चीज के रिएक्शन की वजह से हुआ है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। घर वाले परेशान तो थे, लेकिन डॉक्टर की बात पर यकीन करने के सिवा कोई चारा न था। ज़रियाब वापस घर आया तो उसका मूड बहुत खराब था। वो ज़हनी दबाव का शिकार हो रहा था। वालिदैन ने उसे तसल्ली दी, खाना खिलाया और दवाइयां दी। माँ ने वो लोशन उसके चेहरे पर लगाया और कहा, बेटा, तुम परेशान न हो, अल्लाह खैर करेगा, अब तुम आराम करो। ज़रियाब के वालिदैन उसे सोने की ताकीद करके अपने कमरे में चले गए। रात के 12 बज चुके थे। हवेली नुमा घर में खामोशी छा चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। ज़रियाब अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। वक्त सरकता रहा। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रात के 3 साढ़े 3 बज गए। थकन से ज़रियाब की आंखें बोझिल होने लगीं और आखिरकार वो नींद की वादी में उतर गया। लेकिन ये सुकून की नींद नहीं थी। आंख लगते ही उसे एक ख्वाब नजर आया, एक ऐसा ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा खौफनाक था। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटा है, लेकिन हिलजुल नहीं सकता। उसके कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। दरवाजे से एक साया अंदर दाखिल होता है। ज़रियाब अपनी नीम व आंखों से देखता है कि वो कोई और नहीं, उसकी अपनी ताई निघत बेगम है। लेकिन ख्वाब में ताई का हुलिया कुछ अजीब है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ज़रियाब के बिस्तर के पास आती हैं और वहीं उसके सरहाने बैठ जाती हैं। ज़रियाब चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज हलक में फंस गई है। वो हिलना चाहता है, लेकिन उसका जिस्म मफलूज है। ताई निघत बेगम अपना हाथ ज़रियाब की तरफ बढ़ाती हैं। उनके हाथ में कोई लाल रंग की चीज है। वो धीरे धीरे अपना हाथ ज़रियाब के माथे और गालों पर फेरना शुरू कर देती हैं। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा है। जैसे जैसे वो हाथ फेरती हैं, ज़रियाब को महसूस होता है कि उनका चेहरा बदल रहा है। उनकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी हो रही हैं और जिल्द लटक रही है। वो झुकती हैं, बिल्कुल ज़रियाब के चेहरे के करीब, इतना करीब कि उनकी सांसों की बदबू ज़रियाब महसूस कर सकता है। वो कुछ कहने ही वाली होती हैं कि ज़रियाब एक झटके से उठ बैठा। उसका जिस्म पसीने में शराबोर था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो हाँप रहा था। उसने फौरन लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे, यानी वो बमुश्किल आधा घंटा ही सोया था। बाहर अजान का वक्त होने वाला था, लेकिन अभी घुप अंधेरा था। इस खौफनाक ख्वाब ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह महज एक ख्वाब था या हकीकत। उसका दम घुट रहा था। उसने सोचा कि कमरे से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले, शायद तबीयत बहाल हो जाए। वो बिस्तर से उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कांपते हाथों से कुंडी खोली।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं जम गए। दरवाजे के ऐन सामने दहलीज पर एक छोटी सी लाल रंग के कपड़े की पोटली पड़ी हुई थी। इस पोटली के ऊपर और आसपास फर्श पर ताजा खून के कतरे गिरे हुए थे। इस लाल पोटली को देखकर जरियाब के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभी चंद लम्हे पहले देखा गया वो डरावना ख्वाब और अब ये हकीकत, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। वो जानता था कि ये कोई आम चीज नहीं है। इस पोटली से एक अजीब सी बू आ रही थी और वो खून के धब्बे बिल्कुल ताजा लग रहे थे, जैसे अभी किसी ने ऐसे यहां रखा हो। वो फौरन उल्टे कदमों पीछे हटा और भागता हुआ अपने वालिदैन के कमरे की तरफ गया। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मियां हारून और उनकी बेगम हड़बड़ा कर उठ गए। जरियाब का जर्द चेहरा और उखड़ी हुई सांसें देखकर वो समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। जरियाब उन्हें तकरीबन खींचते हुए अपने कमरे के बाहर ले आया। जब मियां हारून और जरियाब की वालिदा ने वो मंजर देखा तो उनके भी हाथ पांव ठंडे पड़ गए। लाल कपड़े की वो मनहूस पोटली और खून के छींटे। मां ने आगे बढ़कर उसे हाथ लगाना चाहा तो मियां हारून ने सख्ती से रोक दिया। खबरदार, इसे हाथ मत लगाना, ये कोई गंदी चीज लग रही है। मियां हारून समझदार आदमी थे। वो समझ गए कि ये किसी ने जरियाब पर जादू टोना या बंदिश के लिए रखा है। उन्होंने इधर उधर देखा। घर के पिछवाड़े से एक लंबा डंडा उठाकर लाए। उन्होंने उस डंडे की मदद से उस पोटली को सरकाया। वो पोटली वजनी थी, जैसे उसके अंदर हड्डियां या पत्थर भरे हों। उन्होंने डंडे से धकेलते हुए उसे घर के बाहर कच्ची जमीन पर फेंक दिया और वो डंडा वहीं दीवार के साथ खड़ा कर दिया। उस वक्त तक सुबह का उजाला फैलना शुरू हो गया था। घर का माहौल सोगवार और खौफजदा था। जरियाब खामोश एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा, जो बीमारी से बिगड़ा हुआ था, अब खौफ से मजीद खौफनाक लग रहा था। मियां हारून ने फैसला कर लिया था कि अब डॉक्टरों के बस की बात नहीं। वो उसी वक्त तैयार हुए और अपने छोटे भाई यानी जरियाब के चचा को साथ लिया। वो गांव के करीब ही रहने वाले एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग बाबा साईं के पास जाने के लिए निकले। बाबा साईं इल्मे रूहानियत में बहुत माहिर माने जाते थे और पुराने से पुराने जादू का तोड़ जानते थे। मियां हारून ने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया कि वो किसी को, यहां तक कि निगहत बेगम को भी इस वाकये की भनक न पड़ने दें। उन्होंने घर के मुलाजिमों से कह दिया कि जरियाब की तबीयत नासाज है, इसलिए आज की तमाम तकरीबात मुलतवी कर दी गई हैं। जब मियां हारून घर से निकलने लगे तो उनकी नजर उस डंडे पर पड़ी जिससे उन्होंने पोटली को बाहर फेंका था। उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो लकड़ी का मजबूत डंडा, जिसका वो हिस्सा जो पोटली से छुआ था, बिल्कुल काला सियाह हो चुका था, जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो। लकड़ी कोयला बनकर झड़ रही थी। ये देखकर उनका यकीन पुख्ता हो गया कि ये कोई इंतहाई सख्त किस्म का काला जादू था, जो अगर जरियाब के पैरों से छू जाता तो शायद वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सकता। खैर, वो बाबा साईं के डेरे पर पहुंचे। बाबा साईं सफेद पोश, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। मियां हारून ने उन्हें सारी सूरत हाल बता दी। जरियाब के चेहरे का हाल, वो कीलें, वो ख्वाब और वो लाल पोटली। बाबा साईं ने सब कुछ खामोशी से सुना। फिर उन्होंने अपनी तस्बीह रोकी और एक गहरी नजर मियां हारून पर डाली। उनकी आवाज में एक अजीब सी गरज थी। उन्होंने कहा, हारून मियां, तुम दरवाजे के बाहर पड़ी चीजों से डर रहे हो। दुश्मन ने वार बाहर नहीं, घर के अंदर किया है। जिस बिस्तर पर तुम्हारा बेटा सोता है, असल मुसीबत तो वहां छुपी बैठी है। मियां हारून परेशान हो गए। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? हमने कमरा देखा है, वहां कुछ नहीं है। बाबा साईं ने कहा, मुझे ले चलो अपने घर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मियां हारून बाबा जी को इज्जत और एहतराम से गाड़ी में बिठाकर घर ले आए। घर पहुंचकर बाबा साईं सीधे जरियाब के कमरे में गए। घर के बाकी अफराद बशमूल ताई निगहत बेगम ड्राइंग रूम में जमा थे। बाबा साईं ने सबको वहीं रुकने का इशारा किया और सिर्फ मियां हारून, जरियाब और उसकी वालिदा को कमरे में आने दिया। कमरे में दाखिल होते ही बाबा साईं को एक झटका सा लगा।
वो चलते चलते रुक गए। उन्होंने चारों तरफ कुछ पढ़कर फूंका। फिर वो सीधे ज़रियाब के बेड के पास गए और इशारा किया कि गद्दा उठाया जाए। ज़रियाब और उसके वालिद ने मिलकर भारी गद्दा उठाया। जो मंजर उनके सामने था उसने उनके होश उड़ा दिए। बेड के लकड़ी वाले तख्ते पर ऐन उसी जगह जहां ज़रियाब सर रख कर सोता था, वैसी ही जंग आलूदा कीलें ठुकी हुई थीं जैसी उसे दरवाजे पर मिली थीं, और उन कीलों के दरमियान काला सेंदूर, राख और कुछ जले हुए तावीज बिखरे हुए थे। पूरा बिस्तर काले इल्म की आमाजगाह बना हुआ था। ज़रियाब की मां मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। ये सब कब हुआ? कौन आया इस कमरे में? ज़रियाब तो वहीं सोता था। ये कैसे मुमकिन था कि उसे पता भी न चला? बाबा साईं ने जलाल में आकर कहा, ये अमल तुम्हारे बेटे की अक्ल और नज़र को बांधने के लिए किया गया था, ताकि वो देखकर भी कुछ न देख सके और महसूस करके भी अनजान रहे। मकसद सिर्फ एक था, शादी से पहले इस लड़के को ऐसी बीमारी या पागलपन में मुब्तला कर देना कि रिश्ता खुद ब खुद टूट जाए और ये सारी जिंदगी बिस्तर पर एड़ियां रगड़ता रहे। बाबा जी ने मंगवाया हुआ पानी और कुछ सामान निकाला। उन्होंने कहा, मैं अभी इस जगह को साफ करूंगा और इस जादू का असर वापस पलटाऊंगा, लेकिन याद रखना, जैसे ही मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, जो भी ये कर रहा है उसे तकलीफ होगी। उन्होंने मियां हारून से कहा कि वो बाहर जाकर सब पर नजर रखें। बाबा जी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और ऊंची आवाज में कुरानी आयात और कुछ वज़ाइफ की पढ़ाई शुरू कर दी। ज़रियाब वहीं बैठा कांप रहा था। उधर ड्राइंग रूम में सब खामोश बैठे थे। अचानक ताई निघत बेगम की हालत गैर होने लगी। वो सोफे पर बैठी थीं कि अचानक उन्हें शदीद घबराहट होने लगी। वो अपने पैरों को जोर जोर से फर्श पर रगड़ने लगी। थोड़ी देर में वो दर्द से चिल्लाने लगी, मेरे पैर जल रहे हैं, कोई पानी डालो। मियां हारून सब देख रहे थे। वो समझ गए कि तीर निशाने पर लगा है। कुछ देर बाद बाबा जी कमरे से बाहर आए। वो बहुत थके हुए लग रहे थे और पसीने में शराबोर थे। वो चलने से कासिर लग रहे थे, जैसे उनके पैरों में जान न हो। उन्होंने मियां हारून को इशारा करके अपने पास बुलाया। बाबा जी ने धीमी आवाज में कहा, हारून मियां, मैंने बंदिश काट दी है, लेकिन जिसने ये किया था उसने मेरे यहाँ आने पर भी पाबंदी लगाई हुई थी। मेरे पैर बांधने की कोशिश की गई थी, इसीलिए मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। फिर बाबा जी ने सबके सामने बिना किसी डर के ताई निघत की तरफ इशारा किया, जो अब निढाल होकर पड़ी थी। उन्होंने कहा, ये बीबी ये नहीं चाहती कि इस घर में खुशी आए। इनके दिल का हसद इस हद तक बढ़ चुका है कि ये अपने ही खून की दुश्मन बन गईं। घर वालों के लिए ये इंकिशाफ किसी धमाके से कम न था। ताई निघत जो मां बनती थीं, वही ज़रियाब की जान की दुश्मन निकली थीं। शर्मिंदगी और जिल्लत से ताई का सर झुका हुआ था, लेकिन उनकी हालत बता रही थी कि उनका अपना वार उन पर उलट पड़ा है। बाबा साईं ने जाने से पहले ज़रियाब को कुछ इलायचियां दम करके दी और कहा कि शादी होने तक रोजाना खानी है। उन्होंने एक काला धागा यानी कलावा ज़रियाब के बाजू पर बांधा और सख्ती से ताकीद की कि जब तक रुखसती होकर घर दुल्हन न आ जाए, ये धागा उतरना नहीं चाहिए। और आखिर में उन्होंने घर के चारों कोनों में कीले ठोंक कर घर को कुल दिया यानी हिसार खींच दिया। इस वाक़े के बाद ताई निघत को उनके घर भेज दिया गया और ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए गए। अगले 2 दिन ज़रियाब के लिए बहुत अहम थे। बाबा जी की दी हुई इलायचियां और दम किए हुए पानी के इस्तेमाल से मौजज़ाना तौर पर ज़रियाब के चेहरे के वो खौफनाक दाने सूखना शुरू हो गए और जख्म भरने लगे। शादी वाले दिन तक उसका चेहरा तकरीबन साफ हो चुका था, सिर्फ हल्के निशान बाकी थे जो मेकअप से छुप गए। शादी खैर व आफियत से हो गई, हानिया घर आ गई और उसके बाद से आज तक तकरीबन 8-9 साल गुजर चुके हैं। ज़रियाब और हानिया हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बच्चे भी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। दोस्तों, ये थी ज़रियाब की कहानी।
इस वाक़ये से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हम अक्सर बाहर के दुश्मनों से डरते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आस्तीन के सांप हमारे अपने घर में हमारे बहुत करीब होते हैं। शादी ब्याह के मौके पर खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत से गाफिल ना हो। हसद एक ऐसी आग है जो न रिश्ता देखती है न ताल्लुक, बस सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कभी ऐसी अलामात महसूस हों तो उन्हें वहम समझकर नज़रअंदाज मत करें, बल्कि बरवक्त रूहानी इलाज की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह हम सबको नज़र बद और शरीरों के शर से महफूज रखे।